ये क्लास 9th चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 1 हमारे क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग जो यहाँ पर अभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे बहुविकल्पी प्रश्न जो कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी 51 नंबर प्रश्न से देखने वाले, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो सब में आपको मैंने 50 नंबर तक प्रश्न करवा दिए हैं। ठीक है, यदि आप वे सब नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सही वीडियो जो है सीरियली आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से देना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग 51 नंबर प्रश्न संख्या 51 से अभी हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग देख सकते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन हमारे क्या है, क्वथनांक, बी ऑप्शन हमारा गलनांक, सी ऑप्शन हमारा संगलन की गुप्त उष्मा, डी ऑप्शन हमारा वाष्पन की गुप्त उष्मा। यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब यानी 1 atm पर आपको क्या करना है, 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी जो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी वे क्या कहलाती है। बहुत इजी प्रश्न है ये, जो हमारी क्या कहलाती है, संगलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या बिल्कुल सही है, जो कि क्या होगा, संगलन की गुप्त उष्मा। अगला हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 को। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पर दे सकते हैं, प्रश्न संख्या 52 और 52 नंबर प्रश्न आप लोग दे सकते हैं। भली बात यहाँ पर क्या कहा गया है, चलिए देखिए 52 नंबर 52 हमारा है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग ये किताब में पढ़े हैं कि हमारा नमक था और हमारा कपूर था। ठीक है, कपूर और नमक को क्या करना है, आपको मिलाना है। कपूर को थोड़ा सा आपको चूर्ण में बदल लेना है और नमक के साथ आपको मिला देना है। ठीक है, और आपको मैं कहूँ कि नमक और कपूर को आप लोग पृथक कीजिए तो किस विधि द्वारा करेंगे। देखिए कपूर जो है वे हमारा एक क्या है, कपूर की जगह नेफ्थलीन भी ले सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ऊर्ध्वपतित पदार्थ होती है। तो आपको क्या, मिक्सचर जो है आपको एक प्लेट में लेना है और बर्नर की सहायता से इसे गर्म करना है और क्या करना है, उल्टा कीप आपको क्या करना है, उसके ऊपर से ढक देना है और जो कीप का जो मुंह जो है वहां पर आपको रुई ठूस देना है। ठीक है, रुई आपको भर देना है। तो जैसे ही आप लोग बर्नर को चालू कीजिएगा तो हमारा नेफ्थलीन जो है ऊर्ध्वपतित पदार्थ है, जिस कारण से ये जो है हमारा रुई में जाकर के इकट्ठा होने लगेगा और फिर बाद में रुई को निकाल के आप लोग झाड़ लीजिएगा तो यहाँ पर से हमारा नेफ्थलीन या कपूर जो है वे हमारा प्राप्त हो जाएगा और फिर जाकर के जो नमक जो हम लोग लिए थे वो अलग हो जाएगा। इसके हम लोग बालू के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ऊर्ध्वपतित पदार्थ है, कौन, कपूर, उसके जगह पर नेफ्थलीन भी ले सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, ऊर्ध्वपतित पदार्थ है। तो यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस में ठोस बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इधर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है भी हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। तो ये आप लोग प्रश्न संख्या 53 को देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए क्वथनांक से कम ताप पर, ठीक है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो है वे क्या कहलाती है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए हमारे क्या, ऊर्ध्वपातन, बी ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन हमारा संगलन और डी ऑप्शन जो है वे हमारे क्या, गलन। तो ये वाला क्वेश्चन का आपको उत्तर बताना है कि इसमें से क्या जो होगा वे हमारा होगा। देखिए क्वथनांक से कम ताप पर यानी कि जितना ताप पर वे उबलता है उसके कम ताप पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देखिए हमारा जो है हमारा पोखरा में पानी रहता है और फिर जाकर के हम लोग जो कपड़ा जो धोते हैं तो ये गीला रहती है, आखिर वह सूख जाती है। आखिर आपको पता है कि द्रव का जो क्वथनांक जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर भी ये हमारे जो है उससे हमारा पानी जो है वे गायब हो जाती है। मतलब ये वाष्पीकरण के द्वारा क्या होती है, उड़ जाती है और आसमान में जाकर संघनित होकर फिर ये बादल का रूप लेती है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया जो चलता है। तो यहाँ पर देखिए वे हमारे 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं पहुंचा था, है ना, हमारा टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं था तापमान, लेकिन फिर भी ये क्या होगी, वाष्प बन गई हमारे पानी जो है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 और 54 नंबर क्वेश्चन यानी कि 54 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा होती है।
देखिए बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, ए ऑप्शन हमारा 335 किलो जूल पर केजी, बी ऑप्शन हमारा 2260 किलो जूल पर केजी, सी ऑप्शन हमारा 322 किलो जूल पर केजी और डी हमारा इनमें कोई नहीं। देखिए बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वे हमारा 335 किलो जूल पर केजी होता है। जी हाँ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वे हमारा क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। 335 किलो जूल पर केजी बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न को देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 55 यानी कि 55 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक हमारा ऊपर में क्या था कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा और नीचे हमारा है द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। देखिए द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होगी वे हमारा 2260 किलो जूल पर केजी, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 2260 किलो जूल पर केजी। बी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। 56 नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कौन तीव्रतर विस्तृत होता है, कौन जो है वे हमारा तीव्रतर विस्तृत होता है, तो वे हमारी क्या होगा, देखिए तीव्रतर विस्तृत जो वही होगा जिसके पार्टिकल्स के बीच जो है रिक्त स्थान ज़्यादा होगा। तो किस में जो है रिक्त स्थान ज़्यादा होगी, ठोस में, द्रव में, गैस में। इन सब के मुकाबले में गैस में जो है वे हमारे विसरण जो है सबसे तीव्र होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। और इनमें कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ सी वाला ऑप्शन होगा जो कि क्या होगा, गैस। गैस में हमारा तीव्रतर विस्तृत होता है, तो यानी कि बिल्कुल सही है। अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 यानी कि 57 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। थोड़ा सा आप लोग सोचिए और बताइए। ऑप्शन ए हमारा ऑक्सीजन, बी ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन, सी ऑप्शन हाइड्रोजन और डी हमारा जल। देखिए प्रकृति में कौन सा पदार्थ जो है, ठीक है, वे हमारा ठोस में ही पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइए फटाफट से। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि जल होगा। ठीक है, देखिए जल जो है हमारा ठोस की अवस्था में, बर्फ की अवस्था में है भी है, और जल जो है हमारा द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारा तालाब के पानी हो गया, हेडपंप के पानी हो गया, है ना, द्रव अवस्था में। और फिर गैस अवस्था में, तो गैस अवस्था में हमारा वातावरण में पानी है। तो इस प्रकार से जो है वे हमारे ये तीनों अवस्था में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल हमारी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका डी वाला ऑप्शन जो कि जल हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58 58 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबल होता है। देखिए अंतराणु बल किस में प्रबल होगा, जिसमें रिक्त स्थान कम होगा, यानी कि ठोस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि अंतराणु बल इसका जो है सबसे प्रबल है। ठीक है, तो इस कारण से ये क्या होता है, सबसे इसका पार्टिकल जो है सबसे पास में होता है। तो पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबल होती है, तो ठोस, द्रव, गैस, इनमें कोई नहीं, तो कौन सा होगा, ठोस में होगा। इसके अंतराणु बल जो है हमारी क्या होती है, प्रबल होती है, सबसे उच्चतम होती है। और सबसे कम अंतराणु बल किस में होगी, तो गैस में होगी। क्यों गैस में होगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच रिक्त स्थान जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ठोस में अंतराणु बल जो है सबसे प्रबल होगी और सबसे कम किस में होगी, तो गैस में होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 58 हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 59 नंबर हमारा 59 नंबर प्रश्न, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, निम्न में सबसे कम घनत्व किसका है। देखिए सबसे कम घनत्व बोला गया है, तो किसका है, पानी, लोहा, रुई, शहद। तो इन सब में तुलना करके आपको बताइए कि कौन सा जो है किसका घनत्व जो सबसे कम होगा। तो इन सब में से जो है अभी हमारे सी वाला ऑप्शन होगा, रुई जो है इसका घनत्व क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60 नंबर प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला गया, वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन बतलाते हैं। ठीक है, तो वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन बतलाते हैं। तो क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग हमें बता सकते हैं। देखिए इसका बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी हमारी क्या होती है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं -40 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमारी क्या होगी, ये हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वे सही है। ठीक है, ये जो हमारा पठन जो है वे हमारी क्या होती है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन को दर्शाता है। तो ये इस प्रकार से ये वाला होगा, जो कि मतलब कि वह कौन सा ताप है, तो यही वाला हमारा ताप जो है वे हमारे एक ही पठन को दर्शाता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ठीक है, दोनों थर्मामीटर एक ही पठन को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं
40 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 60 तक देखा। इसके और भी वीडियो आएंगे जिसमें मैं आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।